साथियों, जब बात चल रही थी कि ये रैली नहीं रेला हो गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 56 कौम का रेला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई कौम कम संख्या में हो, कोई ज्यादा संख्या में हो, मगर इसके अंदर जो उपस्थिति है वो 56 कौम की है। खास करके बात भीलों के लिए की गई थी। जाति में जन्मा, इसकी वजह से पहला कर्तव्य भील जाति भील कौम का था। लेकिन आज एक बात साबित हो गई है, वो मैं मारवाड़ी में कहने चाहूं कि भील मतीरोड़ा भारा नहीं था, भील तो ढक्योड़ा मतीरा था जगह हमें निकला। ढक्योड़ा मतीरा, इसकी कोई वजह है, और वो वजह यह है कि हमारे लोगों को अवसर नहीं मिला। अवसर ना मिलने की वजह से हमारे अंदर जो काबिलियत थी, हमारे अंदर समाज के अंदर जो योग्यता थी, उस योग्यता को समाज के सामने, देश के सामने रखने का अवसर नहीं मिला। जैसा भी एक साथी कह रहे थे कि सदियों से इस देश के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ने वाली कौम की कोई एक रेजिमेंट भी नहीं है। उनको मालूम है अगर इनको रेजिमेंट दे दी तो ये पूरी रेजिमेंट ही ले लेंगे। मैं आप लोगों को आज इस सुनहरे अवसर पर संबोधित करते हुए ये बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत जो हमारी हुई थी वो बहुत ही कम लोगों से हुई, और ये प्रकृति का नियम भी है। जब पेड़ एक बीज को जब हम जमीन में गाड़ते हैं, तो जब वो अंकुरित होता है, बाहर आता है, तो उस बीज पत्र के बीच में हल्के से 2 पत्ते ही होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो एक वृक्ष का रूप धारण करता है और लोगों को फल भी देता है और छाया भी देता है। इस कारवा के बीज को जब हमने जमीन में दफन किया था, तो मेरे साथ अकेले भैरूलाल जी ही थे, और मैं ये बात कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि हमारे लोग फोन उठाने से भी इनकार कर रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 का कारवा आज यहां तक आकर के रुक गया। रुका नहीं है, ये और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने वाला है। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा, और मुझे समाज पर पूरा भरोसा है इसलिए कहना चाहूंगा। कुछ लोगों को शायद इस बात का डाउट भी होगा कि समाज के कुछ लोग आ नहीं रहे हैं, या घर में बैठे हैं, या फिर हमारा साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 25 तारीख की रात तक ही नहीं, 26 की सुबह तक भी वो आएंगे। वो आएंगे और मैं उनका इंतजार करूंगा, और वो आएंगे, ये मुझे भरोसा है। ये कारवा जो यहां तक आया है, ये इतना आसानी से नहीं आया है। ये उम्मीदवारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, मगर समाज और समाज की कीमत को समझना, ये एक बहुत ही बड़ी अहमियत वाली बात होती है। हमारे यहां पर समाज को नहीं समझा गया, समाज को नहीं समझा गया, इसीलिए समाज का निर्माण नहीं हुआ, और इसीलिए देश की ये दुर्गति हुई। मैं आपको आज इस अवसर पर 2 बातें समझाना भी चाहूंगा। वोट तो मांगने वालों ने मांग लिए, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर दो शब्द प्रचलन में है, और इन 2 शब्दों को
ना तो बोलने वाले समझते हैं और ना ही सुनने वाले समझते हैं। अगर कौम है जिसका आंकड़ा उन्होंने बताया है कि 36 कौम, और हमने ढूंढ के निकाला कि 36 नहीं 56 कौम है, शायद वहां पर भी 36 और 20 के बीच में कुछ डिवाइडेशन रखा हो। ये जो 56 कौम है, तो फिर समाज क्या है? कौम का मतलब होता है जो व्यक्ति जो काम करता है उस काम के पीछे उसकी कौम होती है। दर्जी कपड़े सिलता है इसलिए वो दर्जी है, नाई बाल काटता है तो वो नाई है, यानी अपने काम के पीछे। लोहार की पहचान, सुनार की पहचान, सुथार की पहचान, कुम्हार की पहचान उसके कौम के पीछे यानी काम के पीछे है। तो ये जो 56 कौम है, ये 56 कौम अपने अपने अलग अलग कामों की वजह से पहचानी जाती है। मगर साथियों, समाज क्या है? समाज कोई भील समाज नहीं होता, समाज कोई जाट समाज नहीं होता, समाज कोई माली समाज नहीं होता, ब्राह्मण समाज नहीं होता। ये कौम है। समाज तब बनता है जब ये सारी 56 कौमें एक जगह आकर के मिलती है तो समाज बनता है। क्योंकि समाज के अंदर जो 56 कौमें हैं, उन 56 कौम का किसी भी एक कौम के दूसरे कौम के बिना नहीं चल पाता, उसका कारवा या गुजारा नहीं चल पाता है। एक कौम दूसरे कौम पर निर्भर होती है। कैंची तो नाई के हाथ में भी होती है, कैंची दर्जी के हाथ में भी होती है, लेकिन जब कपड़ा सिलाना होता है तो नाई भी दर्जी के पास जाता है। कैंची तो तेरे पास हुई है। सोने के गहने बनाता है और लोहार लोहे के औजार बनाता है। सुनार को जब कुल्हाड़ी को धार देनी होती है तो लोहार के पास जाना पड़ता है, और लोहार के पास हथौड़ा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब बीवी के कानों के झुमके बनाने होते हैं तो सुनार के पास जाना पड़ता है। हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये निर्भरता ही समाज निर्माण करती है। इसलिए उन लोगों को भी मैं समझाना चाहता हूं जो लोग 36 कौम करके और फिर जाति विशेष को समाज का दर्जा दे करके हमें भ्रमित और गुमराह करना चाहते हैं, उन लोगों को भी समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये चुनाव है और हम चुनाव मैदान में है, तो हमारे बहुत सारे लोगों को अचरज हो रहा है, अचंभा हो रहा है। जो बातें यहां आ रही थी उससे भी बढ़कर बातें आई है। कुछ लोग कहते हैं कि भील से चुनाव लड़ रहा है, जैसे धरती पे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा वो अचरज के साथ बोलते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ये तो कुछ पैसे के लिए कर रहा है, थोड़े दिन में बिक जाएगा और बैठ जाएगा। पसीने छूट गए खरीदने में और खरीद नहीं पाए। खरीदने में पसीने छूटे लेकिन खरीद नहीं पाए। हमारे समाज के कुछ कर्णधार आज भी थोड़ा सा डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं, या फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस जाजम पर आने के लिए। मैं उन लोगों को और उन तमाम कौम के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि क्या ये SC ST, मूल OBC और पसमादा मुसलमान जो माइनॉरिटी में आता है, ये सिर्फ तुम्हारे इस्तेमाल की चीज है। जब मर्जी आती है तुम इसको इस्तेमाल कर लेते हो। मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं इस 56 कौम के लोगों के माध्यम से कि जब एक मुसलमान
पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ता है तो इस्तेमाल SC ST OBC का होता है। SC ST OBC का इस्तेमाल करके वो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ता है और जब इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद वापस पार्टी में चला जाता है। एक माड़ी शिवाना विधानसभा से SC ST का इस्तेमाल करके पार्टी के सामने बगावत करके चुनाव लड़ता है और जब इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो खुद पार्टी में चला जाता है और हमारे लोगों को छोड़ देता है। एक कड़वी पटेल पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ता है और हमारे लोगों का इस्तेमाल करता है और बाद में पार्टी में चला जाता है। एक हमारी बहन जाट समाज की प्रियंका जी हमारे समाज का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाती है और पार्टी में चली जाती है। अब मेरा समाज कहां जाए? तुम लोगों के अंदर जरा सी भी कहीं पर पानी या कहते हैं ना कि कुछ भी अगर जमीन बचा हुआ है तो आज इस 56 कोम का प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तुम लोगों को भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए। क्या हम लोग सिर्फ इस्तेमाल होने की चीज है? अब ये वर्ग इस्तेमाल नहीं होगा, न पसवादा मुसलमान कभी इस्तेमाल होगा और न ही SC ST और मूल OBC इस्तेमाल होगा। अब तो हम तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। आज वो लोग कहते हैं कि पार्टियों को मत छोड़ो, तुम लोगों ने पार्टियां छोड़ी थी, तुम्हारा पूरा समाज पार्टियों से बगावत करके खड़ा था, उस समय पार्टियों के नुमाइंदे तुम लोग कहां थे? और आज तुम बात हमारे समाज को कह रहे हो पार्टियां मत छोड़ो। जब तुम्हें इस्तेमाल करना होता है तब हम तो हमारे लोगों को पार्टियां छुड़वा देते हो और जब हमारा इस्तेमाल करके छोड़ते हो तुम वापस पार्टियों में चले जाते हो और हमारे लोगों को छोड़ देते हो, अनाथ बना करके छोड़। अब ये समाज अनाथ नहीं रहेगा। अब हमने इस समाज के अंदर लीडरशिप पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। ये जो युवा दिखाई दे रहे हैं, ये जो मंचों पर आकर के गरज रहे हैं, ये हमारे समाज के भावी नेता हैं। हम इस समाज में नेता पैदा करने का, नेतृत्व पैदा करने का काम शुरू कर चुके हैं। चुनाव हारना या जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व विहीन समाज हमेशा इस्तेमाल होता है और यही 75 साल तक हमारे साथ हुआ। पार्टियों ने हमारे समाज के अंदर अपने एजेंट पैदा किए और उनके मुंह पर पट्टी लगा करके 5 साल इस्तेमाल करते हैं। ये खेल हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जिन लोगों ने कभी मेरे समाज का इस्तेमाल किया है, अगर तुम्हारे अंदर मानवता कहीं पर भी बची है तो इस अवसर को मत चूकना, क्योंकि ये अवसर तो अवसर बन गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से अगर ये अवसर हमसे छीन जाए और आप सिर्फ ये सोच करके बैठ जाएं कि अरे यार इतना तो हमें पता ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा तो हमें पता ही नहीं था। जो 5,000 20,000 के आंकड़े गिना रहे हैं ना, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब समाज जागने लगा है, समाज समझने लगा है और समाज ये भी समझ गया है कि ताराराम महना अगर चुनाव लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है। अब समाज समझ गया है। मैं सांसद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा,
मैं सांसद एमपी बन करके दिल्ली के बंगलों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं 5 साल तक प्राप्त सरकारी सुविधाओं का भोग करने के लिए एमपी नहीं बन रहा। मैं सांसद क्यों बन रहा? मेरा उद्देश्य था मेरे समाज के अंदर राजनीतिक चेतना लाना। जिस समाज में राजनीतिक चेतना नहीं होती है उस समाज का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है, सिर्फ शोषण होता है। उस समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती है। साहब कांसीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज के पास सत्ता नहीं होती वो समाज हमेशा लाचार और मोहताज रहता है। अरे सदियों तक हमें राज से वंचित करके इस देश के हम हुक्मरान थे। इस देश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, विक्रमादित्य जैसे हमारे पुरखे थे, महाराणा प्रताप जैसे हमारे पुरखे थे। वो राज करते थे। हमें षड्यंत्रों के माध्यम से, चाहे जिला परिषद सदस्य और प्रमुख का हो, तुम चुनाव लड़ सकते हो। बिना पार्टियों के मोहताज रहे तुम चुनाव लड़ सकते हो। ये लोकतंत्र में तुम्हें अधिकार है। मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना अपने लिए नहीं है। मैं उस शोषित और वंचित वर्ग के लिए, उसके हक और अधिकारों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जिन वर्गों में 75 साल तक राजनीतिक भागीदारी जो होनी चाहिए थी वो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकी, इसलिए मैं उस वर्ग के अंदर भी एमएलए, एमपी और प्रधान और प्रमुख पैदा करना चाहता हूं जिसे 75 साल तक वार्ड पंच बनने का भी अवसर नहीं दिया गया। उद्देश्य उन युवाओं के लिए है जो युवा आज बेरोजगारी की वजह से गलत रास्तों पर जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। गलत रास्तों पर जाने की वजह से नशों के शिकार हो रहे हैं। जो देश और राष्ट्र के निर्माता हैं, जो देश और राष्ट्र का निर्माण करने में लगनी चाहिए, वो युवा शक्ति बर्बादी की तरफ जा रही है। मैं उन युवाओं के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं देश के उस विद्यार्थियों के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा हूं और लड़ रहा हूं जिन विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्त करने के सारे अवसर बंद कर दिए गए हैं, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इतनी महंगी कर दी। चुनाव लड़ रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, उन मजदूरों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जिनका संविधान के अंदर 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे रेस्ट, 6 घंटे का काम जिसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। मैं उन मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अपने बेटे और बेटी के लिए या अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं उन किसानों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जिन्हें उनकी बहुत जल्दी ही उनकी जमीन से बेदखल किया जाएगा। मैं उनकी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जिन किसानों को भूधारक से खातेदार और खातेदार से काश्तकार, काश्तकार से कब्जेदार बना दिया गया है, मैं उन किसानों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूं। मैं किसानों की जमीन, किसानों की जो फसल है उस फसल का उनको वाजिब दाम मिले, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो, इसके लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं उन उपभोक्ताओं के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जो किसान के खेत से 2 रुपए में बिका हुआ टमाटर मार्केट में 200 रुपए किलो खरीदता है। मैं उस उपभोक्ता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं उस उपभोक्ता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जो किसान के खेत से पककर 50 रुपए बिकने वाले मूंग को दाल के रूप में 120 रुपए किलो खरीद रहा है।
मैं उस उपभोक्ता के लिए चुनाव लड़ा। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? हमारा आदमी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने में लगा हुआ है। उसके पास में इन चीजों के बारे में सोचने का अवसर नहीं है, समय नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर गुजारा चलाने में व्यस्त है। तो आखिर इन बदमाशों की बदमाशी को उजागर करेगा कौन? ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि हमने कांग्रेस का खात्मा कर दिया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का खात्मा तुमने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का खात्मा तो इस जागृत समाज ने किया। तुम्हारे क्या पेटी में पड़े हुए हैं जो उधर ले लिए तुमने? हमने जो 40 साल से साहब कांसीराम जी का कारवा, दीना भाना जी का, खापर्डे साहब का कारवा था, उस विचारधारा की वजह से जो कांग्रेस ने हमारे साथ में चीटिंग किया, उसकी पोल को खोला। इसके लिए कांग्रेस का पतन हुआ। अब नंबर लगाते हैं बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस का पतन क्यों हुआ? जिस समय कांग्रेस बनी थी उस समय कांग्रेस के लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य कहा गया। मैं तो कह रहा हूं कि उसकी जाति के लोग भी पूरा नहीं मानते हैं, जरा लोकमान्य बना दिया। लेकिन उसने क्या कहा था? जब हमारे महापुरुषों ने, छत्रपति शाहू महाराज जैसे लोगों ने जब हमारे रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व की मांग की कि हमें भी कानून बनाने वाली समितियों में शामिल किया जाए, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? उसका बयान सुन लीजिए और आज का इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, आपको कांग्रेस का असली चेहरा दिखाई देगा। बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये तेली, तमोली और कुनभट क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? संसद कोई भूमि है जहां पर जुताई की जाए। ये दर्जी संसद में जाकर क्या कपड़े सिलेगा? ये तेली संसद में जाकर क्या तेल निकालेगा? ये नाई क्या संसद में जाकर के बाल काटेगा? ये बात कांग्रेस के उस लीडर बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। और उसका इंप्लीमेंट दिखाई दे रहा है कि आज भी नारी का बेटा सिर्फ और सिर्फ बाल राज के उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाया। एक दर्जी का बेटा आज भी कपड़े सिल रहा है, सुथार का बेटा आज भी लकड़ी का काम कर रहा है, लोहार का बेटा आज भी लोहार का काम कर रहा है। ये बात आज से 125 साल पहले बाल गंगाधर तिलक ने कह दी थी, जिस पर कांग्रेस ने पूरी तरह से अमल किया और इन लोगों को संसद में जाने नहीं दिया। मैं उन लोगों के लिए रास्ता खोलने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जिन लोगों को आज दिन तक संसद में जाने का अवसर नहीं मिला। मैं उनको संसद में भेजने का दरवाजा खोल रहा हूं। इसलिए साथियों, ये जो कारवां हमारा बढ़ रहा है, मुझे आज किसी आदमी ने फोन किया और फोन करके कहा कि आपके आज इस रैली से 1 लाख वोट प्लस हो गए हैं। मैंने कहा जिस समय हमने सिरडी में मीटिंग की थी तो 2000 लोग थे और लोग आंकड़ा लगा रहे थे 20,000 वोटों का। जब हमने यहां पर सहमति के लिए, आपकी स्वीकृति के लिए सभा लगाई तो ये आंकड़ा बढ़ करके चला गया 60-70 हजार पे। जब हमने बालोतरा और जैसलमेर की रैलियां की, रोड शो किया, तो आंकड़ा 1 लाख से पार हो गया। और आज उन्हीं लोगों ने कहा 1 लाख प्लस हो गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उन लोगों से कहा कि अभी तो 5 दिन बाकी पड़े हैं, अभी तो 5 दिन बाकी पड़े हैं।
और वो लोग भी धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं जो कभी शर्मा रहे थे, जो कभी घबरा रहे थे कि ताराराम के साथ खड़ा होने कोई देख ना ले, कोई फोटो खिंचवा करके डाल ना दे। आज वे लोग गर्व से फोटो खिंचवाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। एक कारवा आप लोगों की वजह से हुआ है, ये आपकी रात दिन की मेहनत से हुआ है। अभी हम बाकी के 4-5 दिनों में और प्लस करेंगे। कल हमारी दोरी मिन्ना में और गुड़ामालानी में रैली है, वहां पर रोड शो है। परसों हमारा जैसलमेर के मोहनगढ़ में वहां पर बड़ा रोड शो है। तो ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं ताकि आपका हौसला बना रहे कि अगर हमारे पास में प्लस हो रहा है तो निश्चित है नवल जी कहीं से माइनस हो रहा है। अगर हमारे साथ में प्लस हो रहा है तो जरूर कहीं न कहीं से माइनस हो रहा है, और जिनका माइनस हो रहा है उनकी नींदें उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। अरे भैया ईमानदारी से चुनाव लड़ो यार, किसने मना किया था? हम जैसे लोगों को कहां फुर्सत है। अभी धीरू भाई वहां से आए दादरा नगर हवेली से, देश भर से बहुत सारे लोग परेशान थे। मैंने कहा भाई आने की जरूरत नहीं है, यहां बहुत है। राजकुमार जी रोज से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने आने के लिए स्वीकृति दी थी, कोशिश करूंगा, लेकिन बोला दादा मैं चुनाव लड़ रहा हूं आपकी तरफ। तो मैंने कहा चलो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान हो, इसलिए वो कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से नहीं आए, वरना पूरे देश से यहां लोग आने वाले थे। लेकिन मैंने कहा भाई अगर तुम्हारी जेब का भी टिकट लगेगा तो वो भी मेरी ही जेब का है, इसलिए समाज का पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने आज तक जो ये मेहनत आप लोगों ने की है उसकी वजह से आज मामला यहां आया है, कल आगे बढ़ेगा। हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। अब आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट संभालने की, और वो भी आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि जो समाज कभी रैलियों का भीड़ का हिस्सा बनता था, आज उन्होंने शहर की गली गली में व्यवस्थित रूप से रैली निकाल करके साबित कर दिया कि हम मैनेजमेंट के भी मास्टर हैं। हमारे युवाओं में और कार्यकर्ताओं में वो योग्यता भी है। बिना किसी रोड़ा, बिना किसी बवाल के हम इतना लंबा सफर तय करके यहां तक आ गए। लेकिन चुनाव की कुछ प्रणाली और प्रक्रिया है, उसके अनुसार हम लोगों को, कुछ साथियों ने यहां कहा कि हमें बूथ लेवल पे संभालना, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रत्येक यूथ संभाले अपना बूथ। ये युवाओं का काम है। यूथ जो है वो अपना बूथ संभाल ले। आप कहीं न कहीं से तो आ ही रहे हैं। आप कौन सी विधानसभा से आ रहे हैं, आप कौन सी ग्राम पंचायत से आ रहे हैं, आप कौन सी पंचायत समिति से आ रहे हैं, उस पंचायत समिति में कितने ग्राम पंचायत है, कौन सी ग्राम पंचायत में कितने बूथ है, ये आपसे छुपा हुआ मामला नहीं है। हमें सिर्फ पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2641, अगर एक आदमी का भी माने तो 2641 आदमी चाहिए, और हर एक आदमी के पीछे 4-4 आदमी तो होते ही हैं। यानी वो आदमी जो बूथ का जिम्मेदारी लेता है उसके पास में 5 लोग तो होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से हमारे 10 से 12 हजार कार्यकर्ताओं की टीम ऑलरेडी बनी हुई है। सिर्फ आपको जिम्मेदारी संभाल लेनी है। और दूसरा काम जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मामले को कौम तक और जाति तक सीमित ना करें, इस मामले को समाज तक पहुंचाएं, इस मामले को 56 कौम तक पहुंचाएं।
हर घर में जाएं। वो घर किसी गरीब का झोपड़ी भी हो सकता है, किसी का फुटपाथ पे डेरा भी हो सकता है, किसी का राजमहल भी हो सकता है। जाकर के वोट अवश्य मांगे। मांगना हमारा धर्म है, देना ना देना उसकी मर्जी है, मगर कोई ये ना कहे कि हमारे पास तो आया ही कोई नहीं। हमारा समाज बहानेबाज समाज है, और ये बहानेबाज समाज कहीं ये बहाना ना बना दे कि हमारे पास कौन आया। तीसरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं और आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि समय सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन का रहा है। 22, 23 और 24 को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद में एक दिन 25 तारीख बचेगा, जो सिर्फ साइलेंट या डोर टू डोर जाकर के बात करने का समय जाएंगे। तो समय का जो अभाव है हमारे पास में, क्योंकि इस समाज को जगाने में काफी समय लग गया, तो अब समाज की जिम्मेदारी ले ले और कोई भी भाई, कोई भी व्यक्ति इस बात का बुरा न माने, इस बात से नाराज ना हो कि ताराराम महना हमारे गांव में तो आए ही नहीं। मेरे पास में रोज कम से कम 100 फोन आते हैं, हमारे गांव कब आ रहे हो, हमारे गांव कब आ रहे हो। ये शायद 3 दिन में संभव नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी इस बात को अदरवाइज ना ले कि मेरे गांव में नहीं आए। मैं कहता हूं 26 की रात के बाद, वोट होने के बाद 27 तारीख को मेरा कारवां फिर चलेगा, फिर जहां बुलाओगे उसके वहां जाऊंगा। इन 4 महीनों में बहुत थक चुका हूं, बॉडी भी डाउन हो गई है, तो दावतों की तैयारी रखना। 27 तारीख से आपके बीच में फिर आऊंगा। दूसरे जितने भी उम्मीदवार हैं वो 26 तारीख को वोट लेने के बाद रेस्ट रूम में चले जाएंगे और रेस्ट करेंगे। तुम्हें संभालने कोई नहीं आएगा, चाहे जीतेगा तो भी नहीं आएगा, हारेगा तो भी नहीं आएगा। मैं तो रिजल्ट से पहले आपके पास आऊंगा, रिजल्ट बाद में आएगा और मैं पहले आऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर गांव के लोगों की शिकायत दूर कर सकूं, कि वहां जाऊं और उनसे मिलूंगा, क्योंकि चुनाव तो अभी आया है, इससे पहले भी मैं तो समाज के बीच में ही था। अब हम लोगों को अब ये जागृति का अभियान, अब ये राजनीतिक चेतना का अभियान हर कीमत पे हमें रुकने नहीं देना है। चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसकी परवाह हमें नहीं करनी है। चुनाव तो हम समाज इकट्ठा होते ही जीत गए, इसलिए परिणाम की परवाह किए बिना 6 महीने बाद में राजस्थान के पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। हम सब उसमें जुट जाएंगे और गांव-गांव की सरकार बनाने में जुट जाएंगे। अब की बार निर्दलीय सरकार, अब की बार निर्दलीय सरकार। इस देश से इन बदमाश पार्टियों को उठा करके फेंक देना है। जिन लोगों ने 75 साल तक हमारे साथ में धोखा किया, और पार्टियों को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देंगे। ये होकर के रहेगा, करके रहेंगे। आप लोगों से विनती है कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपका भोजन आ रहा है। शायद समाज के लोगों ने व्यवस्था की है। कोई बता रहे थे कि बाड़मेर के लोगों ने की है, तो बाड़मेर के लोगों ने इतने प्यार से खाना बनाया है, तो बालोतरा जिले और जैसलमेर वाले भी खाके जाना। और बाड़मेर वालों की जिम्मेदारी बनेगी कि पहले बालोतरा और जैसलमेर वालों को खिलाना, बाद में बचेगा तो बाड़मेर वाले खा लेंगे। लेकिन आपके भोजन से पहले मैं आपको 10 मिनट तक यथास्थिति रहने के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि 2-4 हमारे वक्ता जो हैं वो आपको संबोधित करेंगे 1-1 मिनट में, 1.5 मिनट में। तो आप बिल्कुल व्यवस्थित रहें, सिर्फ 10 मिनट के लिए। आप सभी लोगों से अपील है कि आप घर घर जाकर के, सामग्री यहाँ आई हुई है,